मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है टॉपिक कंडीशनल थ्योरीज। जब हमने शुरू में कॉन्सेप्ट शुरू किया था, सेकंड यूनिट स्टार्ट की थी, तो उसमें हमने बात की थी कि जो व्यवहारवादी साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, बिहेवियरलिस्टिक साइकोलॉजिस्ट कह सकते हैं जिन्हें, उन्होंने जो सीखने के सिद्धांत बताए हैं उसमें उन्होंने कनेक्शनिज़्म संबंधवाद का सिद्धांत और अनुबंधनवाद का दो सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। पहले हम जो संबंधवाद का सिद्धांत है, ट्रायल एंड एरर वॉज गिवन बाय थॉर्नडाइक 1898 में जिन्होंने दी थी, उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। उसी को जब हमने कंप्लीट किया था तो उन्होंने अपने प्रयोग में कुछ नया परिवर्तन करते हुए एक अनुबंधन की प्रक्रिया को जन्म दिया था। तो उसी को जब बिहेवियरलिस्टिक साइकोलॉजिस्ट थे, जो व्यवहारवादी थे, उन्होंने जब उनके उस सिद्धांत की कुछ आलोचना की, उसको क्रिटिसाइज़ किया, तो उसके स्थान पर एक नए सिद्धांत को जन्म दिया जिसे अनुबंधनवाद कहा गया या कंडीशनिंग थ्योरी कही गई। आज का हमारा कंसेप्ट है कंडीशनिंग थ्योरी। कंडीशनिंग थ्योरी में अनुबंधनवाद के सिद्धांत में दो मुख्य सिद्धांत हैं। पहले सिद्धांत को प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत या क्लासिकल कंडीशनिंग कहा गया है और दूसरे को ऑपरेंट कंडीशनिंग कहा गया है। ये भी एक के बाद दूसरा आया है। इसमें भी जैसे पहले में कुछ कमी रह गई तो दूसरे वाले जो नेक्स्ट साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने उसको क्रिटिसाइज़ करते हुए कुछ नया इसमें देने की कोशिश की है। ये दोनों सिद्धांत कुछ अलग अलग बात कहने की कोशिश करेंगे। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रायल एंड एरर, कनेक्शनिज़म की जो थ्योरी है, कंडीशनिज़म की जो दोनों थ्योरी हैं, तीनों ही अपने आप में काफ़ी अच्छे और इम्पोर्टेंट हैं और तीनों इंटरेस्टिंग हैं। थोड़ा सा अगर हम ध्यान से इसको समझने की कोशिश करें तो जब हमने बात की कनेक्शनिज़म की, तो कनेक्शनिज़म की शुरुआत में हमने बात की कि सीखना संबंध स्थापित करता है। मतलब उसमें जब आप मन से किसी काम को करना शुरू करते हो तो वो आपके साथ जुड़ जाता है, आप उसको करते करते अच्छे से करना सीख जाते हो। वो आप पर जिस तरह का प्रभाव डालेगा आप उसी तरह से उसको सीखना शुरू कर देते हो। अनुबंधन उससे अलग है। अनुबंधन के जैसे नाम से हम बात करें, कंडीशनिंग, इंग्लिश में इसको कंडीशनिंग वर्ड कहा गया है और आम बोलचाल की भाषा में भी हम देखते हैं कंडीशन शब्द क्या है कि किसी को काम को करते हुए कोई जब कंडीशन लगा दी जाती हैं कि अगर आप इन कंडीशन को फुलफ़िल करते हो तब आपको ये फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तो कंडीशन क्या है कि जिसको आप मन से नहीं करना चाहते या आप चाहते नहीं हो, बट हाँ जो कंडीशन लगाई गई हैं उनको आपको मानना पड़ता है। कंडीशन हमारे व्यवहार में एक सही सकारात्मक बदलाव लाने के लिए किया जाता है। अब देखिए, स्कूल के टाइमिंग है, स्कूल की एक टाइमिंग है कि 9 बजे स्कूल लगना है, तो आप सभी 9 बजने में 10 मिनट पर स्कूल पहुंच जाने चाहिए। ये एक तरह से कंडीशन है। बच्चे अपनी मर्जी से तो क्या पता 10 बजे तक आए, बट हाँ उसका पर्पज़ क्या है, उस कंडीशन लगाने के पीछे बहुत से पर्पज़ हैं। पंक्चुअलिटी है, काम का समय पर होना है, बच्चों का क्लास में टाइम पर पहुंचना है, पढ़ाई को पूरा समय दिया जाना है। तो इस तरह की जो कंडीशंस होती हैं वो हमारे व्यवहार को सही ढंग से समायोजित करने में सहायता करती है। ठीक इसी तरह से हम अपनी लाइफ में और भी बहुत से एस्पेक्ट देख सकते हैं जिसमें जब कंडीशन इम्प्लीमेंट होती है तो हम उस काम को सही ढंग से करना सीख जाते हैं। कंडीशन अपने आप में क्या है? कंडीशन हमारे व्यवहार पर एक ऐसा प्रभाव है जो हमें उस तरह का व्यवहार करने के लिए बाध्य करता है। कनेक्शनिज़म में किसी तरह की बाध्यता नहीं थी, इसमें बाध्यता आती है। जब वो हमें हमारे व्यवहार को बाध्य करेगा तो हमें उस काम को पहले करने में मुश्किल लगती है, पर धीरे 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 जब हम उस काम को करते हैं, उसकी आदत पड़ जाती है, तो अगर हम उस कंडीशन को हटा भी देते हैं तब भी वो हमारा काम स्वतः अपनी गति से चलना शुरू हो जाता है।
अब कंडीशन के तौर पे अगर मान लीजिए हम एग्जाम्पल की और बात करें, क्योंकि इसमें अगर हमें मीनिंग ऑफ कंडीशनिंग समझ आ जाता है तो ये दोनों थ्योरियाँ हमारे लिए बहुत आसान हैं। अदरवाइज़ ये थ्योरियाँ हमारे दिमाग को घुमा देती हैं। इसीलिए पहले मैं अपनी बात शुरू करते हुए कंडीशन को ही क्लियर करने की कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से मीनिंग ऑफ कंडीशनिंग क्लियर हो जाए। दूसरा, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हम जैसे मान लीजिए सुबह जल्दी उठना चाहते हैं। एक सिंपल सी लाइफ में हर किसी को ये होता है कि कभी एग्ज़ाम टाइम है तो मुझे जल्दी उठना है, सुबह मुझे कहीं जल्दी जाना है तो मुझे जल्दी उठना है। तो एक सिंपली अगर हम 7 बजे उठते हैं और हम चाहते हैं कि हम 5 बजे उठें, तो उसके लिए कंडीशन क्या लगाते हैं कि एक अलार्म फिक्स करते हैं 5 बजे का। सुबह जब वो अलार्म 5 बजे बजेगा तो हमें उठना मुश्किल लगता है, क्योंकि हमारा व्यवहार उसके अनुसार ढला हुआ नहीं है। अब ये जो कंडीशन लगी हुई है अलार्म की, 5-6 दिन जब रोज़ बजेगा, 7वें 8वें दिन ऐसा होगा कि अलार्म बजने से 5 मिनट पहले आपको जो आपकी नींद है वो खुल चुकी होगी। अब कंडीशन लगाई, कंडीशन से आप वैसे अगर मान लीजिए आप इस बात को छोड़ दें कि हम अलार्म नहीं लगाते वैसे ही उठ जाएंगे, ऐसे आप करते चाहे सालों बिता दें पॉसिबल नहीं होगा। बट हाँ, अगर मान लीजिए आप अलार्म लगाते हैं और उसके बाद इस चीज़ को अपने व्यवहार में लागू करते हैं तो कुछ दिन बाद आप ज़रूर देखेंगे कि वो कंडीशन अपना काम करता हुआ दिखाई देगी। और अगर एग्ज़ाम्पल की बात करते हैं कि जब क्लास में टीचर के द्वारा बच्चों को पढ़ाया लिखाया जाता है तो वहाँ पर टीचर के द्वारा कई ऐसे वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। बच्चों, आपने काम अच्छा, जो बच्चा काम अच्छा करेगा उसे वेरी गुड दिया जाएगा, जो बच्चा काम अच्छा करेगा, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग होगी, उसे स्टार दिया जाएगा। ये छोटी क्लासेस के लिए है। हाँ, बाकी ये जो ऐसे वर्ड्स होते हैं बड़ी क्लास पर भी सेम एज इट इज़ इम्प्लीमेंट होते हैं, बट वहाँ पर उनको मिलने वाली जो एक रिइंफोर्समेंट है जो उनके व्यवहार को सही दिशा की ओर बढ़ाने का काम करती है, वहाँ शब्द बदल जाते हैं, काम फिर भी ये सेम का सेम करते हैं। तो ठीक उसी तरह से जैसे बड़ी क्लासेस में टीचर के द्वारा असाइनमेंट दिए जाने, असाइनमेंट में मार्क्स दिए जाने या उनकी ग्रेडिंग की जानी, अच्छा ग्रेड लेना कि हाँ जैसे आज अटेंडेंस के मार्क्स लगते हैं। असेसमेंट का मतलब क्या है? असेसमेंट आपकी पहले क्या होता था, 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता था, अब 80 + 20 का होता है। वो 20 मार्क्स इज़ द असेसमेंट। असेसमेंट टोटल ओवरऑल योर बिहेवियर इन द वन एकेडमिक सेशन, ओवरऑल बिहेवियर, योर अटेंडेंस, योर प्रेजेंटेशन, योर पार्टिसिपेशन इन द अदर एक्टिविटीज़, वो सारे उसके अलग अलग पार्ट्स में डिवीज़न हो जाते हैं। तो अब एक बच्चा उसके लिए यही कहा जाता है, एक टीचर के द्वारा एक कंडीशन लगाई जा सकती है कि पूरे साल जो बच्चा मेरी क्लास में अच्छे से रूल्स को फॉलो करेगा उसकी मैं असेसमेंट सबसे ज़्यादा लगाऊंगा। एक सिंपल सी ये क्या है, एक कंडीशन लगा दी है जिससे उसने अपने उस व्यवहार को समायोजित करना है। तो अनुबंधन क्या है? अनुबंधन एक तरह की कंडीशन है जब लगाई जाती है जिससे व्यवहार में सुनियोजित ढंग से, सिस्टेमेटिक वे से उस दिशा की तरफ हम मोड़ते हैं जैसा हम चाहते हैं। ये सिखाने वाले पर निर्भर करता है। ट्रायल एंड एरर की अगर हम बात करते हैं तो उसने शुरुआत कहाँ से की थी? उसने कहा था कि एक सीखने वाला, जब हमारे सामने कोई समस्या प्रस्तुत होती है, इट इज़ नॉट प्री प्लान, इट इज़ इंसिडेंटली कम फ्रंट ऑफ अस। जब हमारे सामने कोई समस्या आती है तो हम उस समस्या पर अपने अनुभवों के आधार पर सॉल्यूशन करने की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ सिखाने से पहले एक प्री प्लान एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज किया गया है और एक कंडीशन इम्प्लीमेंट की गई है, अगर आप ऐसा करते हो तो ऐसा होगा। तो ये जो कंडीशन है ये पहले से एक सोची समझी हुई प्रक्रिया है हमारे व्यवहार को एक सही ढंग से लागू करने के लिए या सही दिशा देने के लिए। तो मेरे को लगता है कि यहाँ तक आपको मीनिंग ऑफ कंडीशन तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि वाकई में कंडीशन क्या है। कंडीशन एक जनरली वर्ड है जिसको हम अपनी आम लाइफ में बहुत बार इस्तेमाल करते हैं, सिंपल सी बात में भी इसको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कंडीशन किसी न किसी बात को साथ जोड़ के चलता है। अगर आप ऐसा करते हो तो ऐसा मैं करूँगा, मतलब एक चीज़ होगी तो दूसरी उसके साथ जुड़ेगी। इसके अलावा
और जो कनेक्शनिज्म है उसने इस तरह की कोई कंडीशन नहीं रखी थी। तो ये दोनों थ्योरियाँ हैं, क्लासिकल कंडीशन और इससे नेक्स्ट जो है ऑपरेंट कंडीशनिंग, उन दोनों में ये अपना मेन रोल प्ले करेगी। अगर आपको मीनिंग ऑफ कंडीशन क्लियर हो गया है तो आगे की थ्योरियाँ आपको ईजिली क्लियर हो जाएंगी। तो आज का जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है जिस पर हम बात करेंगे वो है क्लासिकल कंडीशन। इसे प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत कहा गया, ये पहले आया था। ट्रायल एंड एरर के बाद जो नए सिद्धांत का जन्म हुआ उसे इसीलिए प्राचीन शब्द इसके साथ जोड़ दिया गया। प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत इसे कहा गया है। प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत वाज गिवन बाय I.P. पावलव। पावलव ने इसे दिया था और वो जो पावलव थे वो काफ़ी एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक रहे हैं, शरीर शास्त्री विज्ञानी भी रहे हैं, नोबेल पुरस्कार उनको मिला। उन्होंने बायो में मतलब कई काम किए, जीव विज्ञान में, बायोलॉजी में उन्होंने कई ऐसे काम किए जिस पर उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है अपनी लाइफ में। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पर कंडीशनिंग लर्निंग थ्योरी को ईजाद किया कि उन्होंने इस बात को सिद्ध किया कि जो कंडीशन है उसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है। जब हम किसी चीज़ को या किसी चीज़ सीखने वाले के साथ कोई कंडीशन इम्प्लीमेंट कर देते हैं, कुछ समय बाद अगर हम उस कंडीशन को हटा देते हैं तब भी सामने वाला ठीक उसी तरह का व्यवहार प्रस्तुत करता है हमारे सामने। तो इससे पहले साधारण शब्दों में अगर हम अब साइको की अभी तक तो हम बात कर रहे थे समझने के तौर पर, इन द सेंस ऑफ साइकोलॉजी अगर हम बात करें तो उस कंडीशनिंग क्या है, अस्वाभाविक उद्दीपन के प्रत्युत्तर में स्वाभाविक अनुक्रिया। अब यहाँ पर हमें ये चीज़ सीखनी होगी, इसे S&R थ्योरी भी कहा गया है। पहले हमने शुरू में बात की थी अगर हमें लर्निंग थ्योरी सीखनी है तो हमें S&R का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। स्टिमुलस रिस्पॉन्स क्या है? स्टिमुलस क्या है? कोई भी उद्दीपक जिसके प्रति हम कोई ना कोई प्रतिक्रिया करते हैं। हमारे आसपास बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें उद्दीपक का नाम दिया गया है, उनके प्रति हमारी एक क्रिया स्वाभाविक है। यहाँ पर जो एक कोई भी उद्दीपक है उसे एक नेचुरल स्टिमुलस कहा गया है और हमारी उसके प्रति जो प्रतिक्रिया है, हम रिस्पॉन्स प्रोवाइड करते हैं, उसे नेचुरल रिस्पॉन्स कहा गया है। मीन टू से नेचुरल स्टिमुलस टू नेचुरल रिस्पॉन्स। ये एक व्यक्ति की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जब भी किसी चीज़ को देखता है, किसी परिस्थिति में अपने आप को पाता है तो उसके प्रति एक नेचुरल रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है। वो उसकी कोई सोची समझी नहीं है, एक नेचुरल रिस्पॉन्स इज गिवन टू नेचुरल स्टिमुलस टू। इन्हीं बातों को इन्होंने अपने शब्दों में कहा है, अस्वाभाविक उद्दीपन के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया। अस्वाभाविक उद्दीपन क्या है? कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़, उसके प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया, एक स्वाभाविक रिस्पॉन्स प्रोवाइड करना ही अनुबंधन है। आगे जब क्लासिकल कंडीशन में I.P. पावलव ने इसके मीनिंग को क्लियर करने की कोशिश की तो उन्होंने अपने शब्दों में इसको डिफाइन किया। मैं उसको पढ़ के आपको एक्सप्लेन करता हूँ। उन्होंने कहा दो उत्तेजनाओं को इस प्रकार से अनुबंधित किया जाता है। अब यहाँ पर जब हम अकॉर्डिंग टू I.P. पावलव के इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो उन्होंने कहा है कि दो उत्तेजनाएं। अब उत्तेजना क्या है? उत्तेजना है व्यक्ति का व्यवहार, व्यक्ति का रिस्पॉन्स किसी भी नेचुरल स्टिमुलस के प्रति। अब नेचुरल स्टिमुलस क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। इसमें अगर हम एग्जाम्पल्स के तौर पे बात करें कि रिस्पॉन्स दो तरह के होते हैं। एक व्यक्ति के हाथ में होता है उस तरह का व्यवहार करे ना करे। एक ऐसे भी रिस्पॉन्स होते हैं जो व्यक्ति के बस में नहीं होते, ऑटोमेटिकली हो जाता है। अब एक व्यक्ति खाली बैठा हुआ है, खाली बैठे बैठे हाथ हिलाता है, वो क्या है? एक ऐसा रिस्पॉन्स है जो उसके माइंड से नहीं हो रहा, नेचुरली हो रहा है। खाना, मान लो भूख लगी हुई है, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई बात चल रही है खाने की बात करते ही एकदम से मुंह में लार आना, मुंह में पानी आना। मतलब यहाँ पर जो बात करने पर आपकी, अब खाना क्या है? एक नेचुरल स्टिमुलस है। नेचुरल रिस्पॉन्स क्या है? आपके उसके प्रति एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है जिसको आप रोक नहीं सकते। जैसे खाने की बात होने पर, या मान लो आपकी कोई फेवरेट डिश है, उसकी अगर हम बात करें, बात करते ही मुंह में पानी आना, वो क्या है? जिस पर आपका नियंत्रण नहीं है।
कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं होती हैं जो व्यक्ति के नियंत्रण में होती हैं, वो चाहे रिस्पॉन्स करे करे ना करे। मान लीजिए फ़ोन की बेल बज रही है, आपकी मर्ज़ी, आप फ़ोन पिक करें ना करें। मतलब कोई भी वस्तु जिसके प्रति हम कोई रिस्पॉन्स देते हैं, कोई प्रतिक्रिया करते हैं, वो है रिस्पॉन्स। फूल है, फूल को देखकर आप एक नेचुरल रिस्पॉन्स प्रोवाइड करते हो, फूल बहुत सुंदर है। हो सकता है आपके साथ जो आपके दोस्त चल रहे हैं वो उसको देख के कोई प्रतिक्रिया ना करें। तो एक चीज़ के प्रति सामने वाला किस तरह का रिस्पॉन्स देता है, वो उसका एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। हो सकता है कि आप कहते हैं कि फूल बहुत सुंदर है, दूसरा कहता है फूल ठीक है, तीसरा कहता है मेरे को फूल से कुछ नहीं लेना। तो हर एक व्यक्ति का हमारे वातावरण में जो भी उद्दीपक है उनके प्रति किसी भी तरह का कोई रिस्पॉन्स हो सकता है। तो रिस्पॉन्स में अब बात करते हैं आईपी पावलव ने क्या कहा था। उन्होंने कहा 2 उत्तेजनाओं को इस प्रकार अनुबंधित किया जाता है। 2 उत्तेजनाएं व्यक्ति के द्वारा दिए जाने वाले रिस्पॉन्स को इस तरह से अनुबंधित मतलब जोड़ दिया जाता है कि अस्वाभाविक की उत्तेजना को दूसरी उत्तेजना जब अस्वाभाविक है, अस्वाभाविक से मतलब दूसरी उत्तेजना स्वाभाविक का स्थान ले लेती है। अब मान लीजिए यहाँ पर अस्वाभाविक और स्वाभाविक की बात आई है, 2 उत्तेजनाएं हैं। एक है स्वाभाविक उत्तेजना। स्वाभाविक उत्तेजना क्या है? जिसका सामने आने पर आप उसके प्रति रिस्पॉन्स करते हो। अस्वाभाविक क्या है? उत्तेजना जो नकली है, आर्टिफिशियल है और उसके प्रति आप कोई रिस्पॉन्स नहीं करते। बट जब आर्टिफिशियल और नेचुरल दोनों को एक साथ जोड़ दिया जाता है और साथ साथ प्रस्तुत किया जाता है, कुछ समय बाद आप देखोगे अगर हमने नेचुरल रिस्पॉन्स जो नेचुरल स्टिमुलस था उसको हटा के सिर्फ आर्टिफिशियल को ही प्रेजेंट करते हैं, तब भी आप सेम रिस्पॉन्स दे देते हो। यही कंडीशनिंग का सार है। कहने का मतलब उनको मैं दोबारा से दोहरा देता हूँ। अब इन्होंने एक बात कही है कि 2 उत्तेजनाएं, एक स्वाभाविक है एक अस्वाभाविक है। स्वाभाविक कौन सी है? जिसके प्रति आप रिस्पॉन्स करते हो, वास्तविक है, सच है। अस्वाभाविक क्या है? नकली है, जिसमें कोई भी मतलब जिसके प्रति हम कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते, झूठी है। पर जब इन दोनों, अब मान लीजिए एक नेचुरल फ्लावर है, एक आर्टिफिशियल फ्लावर है। क्या आप आर्टिफिशियल फ्लावर को देखकर ये महसूस कर सकते हैं तो इसमें गंध आएगी, खुशबू होगी, सुंदर होगा? सुंदर हो सकता है पर ज़रूरी है कि उसमें से खुशबू नहीं आए। परंतु जब दोनों को एक साथ प्रस्तुत किया जाता है, सच को और झूठ को धीरे 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 जब वो उन दोनों को साथ साथ आगे प्रस्तुत किया जाता है, तो एक समय ऐसा आ जाता है जब आप असल चीज़ को छुपा लेते हो, जो नकली चीज़ है वो व्यक्ति से सेम वही रिस्पॉन्स निकलवा देती है जैसा कि नेचुरल स्टिमुलस में। यही कंडीशनिंग है। इसी को एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पर पावलव ने, वाटसन ने क्लियर करने की कोशिश की है। इसको मैं दोबारा से एक बार रिपीट करता हूँ ताकि आपको अब इसका क्लियर मीनिंग क्लियर हो जाए। पावलव ने कहा है कि 2 उत्तेजनाओं को इस प्रकार अनुबंधित किया जाता है। एक उत्तेजना जो अस्वाभाविक है, दूसरी उत्तेजना जो स्वाभाविक है का स्थान ले लेती है और जीव द्वारा वही अनुक्रिया करने में समर्थ होती है जैसा कि व्यक्ति चाहता है। ठीक है। अब इस बात को क्लियर करने के लिए हमें जो पावलव ने एक्सपेरिमेंट किया है उसको ध्यान से सुनना होगा। उसके बाद उन्होंने उसके क्या एलिमेंट्स दिए हैं उसको ध्यान देना होगा। तो हमें ये कंडीशनिंग का अगर कुछ कमी रह भी गई है तो वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जब पावलव ने, मैंने जैसे शुरू में बताया, पावलव अपने एक बायोवैज्ञानिक, बायोसाइंटिस्ट रहे हैं, शरीर विज्ञान शास्त्री रहे हैं। तो इनका जो इस फील्ड में बहुत काफ़ी इंटरेस्ट था। इन्होंने एक स्पेशल तरह की टेबल तैयार की, एक साउंड प्रूफ रूम तैयार किया। साउंड प्रूफ से मतलब है जिसमें किसी तरह का बाहर होने वाला शोर शराबा अंदर इफ़ेक्ट ना करे। तो इन्होंने, जैसे आप बुक्स में देखोगे, एक स्पेशल तरह की एक टेबल तैयार कर रखी है जिस पर कुत्ते को बांध दिया जाता है। जो थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया था, इन्होंने अपना प्रयोग एक कुत्ते पर किया है। कुत्ते पर प्रयोग करने से पहले उसको एक निश्चित समय के लिए भूखा रखा गया है। जैसे हमने शुरू में लास्ट टाइम में किया था कि भूख क्या है? सीखने के प्रति उत्तेजना को जागृत करने वाला एक कारक है। यहाँ पर
कुत्ते को टेबल से इस वे से, इस सिस्टम से बांधा गया है और बांधने के बाद उसके जो लार ग्रंथि है उसका ऑपरेशन के थ्रू उसमें एक परख नली लगाई गई है। परख नली मतलब ट्रांसपेरेंट है, शीशे की एक नली लगाई गई है जिसमें कुत्ते की लार को इकट्ठा करके मापन किया जा सके कि वो कितनी लार देता है। ये भी इसी का एक पार्ट है। जो कमरा है, कमरे में किसी तरह की शोर शराबा नहीं है। उसी के बिल्कुल साथ में एक कमरा है जिसमें पावलव ने बैठ के अपने इस एक्सपेरिमेंट को पूरा किया। अब जब एक्सपेरिमेंट शुरू किया जाता है, जो मेज है वो इस वे से, सिस्टमेटिक वे से अरेंज की गई है कि उसमें सारा प्रोसेस अपने आप होता है, किसी तरह से किसी और व्यक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब जब एक्सपेरिमेंट शुरू होता है, कुत्ता भूखा है, कुत्ते के सामने किसी तरह की कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं है, बट उसके सामने एक प्लेट है जिसमें ऑटोमेटिकली एक मांस का टुकड़ा आकर उसके लिए भोजन प्राप्त होता है। अब यहाँ पर भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह में लार आना स्वाभाविक है। यहाँ पर इस बात को समझना है कि भोजन क्या है, नेचुरल स्टिमुलस है। कुत्ते का उसके प्रति लार देना नेचुरल रिस्पॉन्स है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, नेचुरल स्टिमुलस टू नेचुरल रिस्पॉन्स। ये क्रिया को दोहराया जाता है, कुत्ते के सामने भोजन प्रस्तुत किया जाता है और कुत्ते के द्वारा लार प्रस्तुत की जाती है। ये फर्स्ट स्टेप है। अब जब दोबारा से इस एक्सपेरिमेंट को दोहराया जाता है तो भोजन देने से पहले एक घंटी बजाई जाती है, रिंग होती है, उसके 1 या 2 सेकंड बाद कुत्ते को खाना मिलता है, कुत्ता फिर से लार देता है। अब यहाँ पर घंटी अपने आप में एक अस्वाभाविक उद्दीपन है जिसमें किसी तरह की कोई योग्यता नहीं है कि घंटी बजे और कुत्ता लार दे। शुरू में जब इस तरह का प्रोसेस होता है तो कुत्ते का घंटी के प्रति किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। घंटी बजने पर कुत्ता कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करता, वो केवल सिर्फ इंतज़ार करता है भोजन की। भोजन आने पर ही वो लार देता है। ये सेकंड स्टेप था। अब जब ये क्रिया को कई बार दोहराया गया तो कुत्ते को इस बात पर विश्वास हो गया कि जो घंटी है वो खाने का सूचक है। मतलब क्या है कि घंटी बजने के बाद खाना जरूर आता है। तो वो जो घंटी है वो कंडीशनल स्टिमुलस है जो हमने इसके साथ अलाइन करना है, जोड़ना है। जैसे हम शुरू में बात कर रहे हैं, 2 उत्तेजनाएं जो एक साथ प्रतिबंधित या जोड़ी जाती हैं, तो घंटी क्या है, वो कंडीशनल स्टिमुलस है जिसको हमने भोजन के साथ जोड़ दिया है। घंटी बजती है, उसके 1 या 2 सेकंड बाद भोजन आता है और कुत्ता लार देता है। ये सेकंड स्टेप था। मिंटू से कंडीशनल स्टिमुलस प्लस अनकंडीशनल स्टिमुलस देन अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। अब तीसरा स्टेप है। तीसरे स्टेप पे क्या होता है, केवल घंटी बजती है, भोजन नहीं आता, कुत्ता केवल घंटी बजने पर ही अपना रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर देता है, अपनी लार दे देता है। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट में समझने और सीखने वाली बात क्या है कि 2 उत्तेजनाएं हैं जिनको एक साथ प्रस्तुत किया जाता है। घंटी अपने आप में एक निर्जीव है जिसमें कोई रिस्पॉन्स देने की प्रतिक्रिया नहीं है। सिर्फ घंटी बजने पर कुत्ता कभी लार नहीं देगा, पर घंटी को जब हमने भोजन के साथ जोड़ दिया, कुछ समय बाद देखा भोजन नहीं दिया, केवल घंटी बजी, घंटी पर ही कुत्ते ने लार दे दी। इसका मतलब क्या है कि इसे ही कंडीशनिंग कहा गया है कि जब हम 2 चीज़ों को एक साथ जोड़ा जाता है तो कुछ समय बाद हटाने के बाद भी आप सेम रिस्पॉन्स प्रोवाइड करना सीख जाते हो। इसी एक्सपेरिमेंट को शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से भी प्रस्तुत किया जाता है। ये जो क्वेश्चन है ये आपके CTET HTET में भी कई बार पूछा जाता है कि वो इस तरह की एक टेबल चार्ट बना के क्वेश्चन पूछा जाता है। वहाँ पर अगर हमें इन शब्दों का अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या है, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स क्या है, इनके मीनिंग पता है तो ही हम उसको कर पाएंगे। इसको विदिन 2 मिनट्स में क्लियर करते हैं। क्या कहता है, अनकंडीशनल स्टिमुलस भोजन, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स लार। नेचुरल स्टिमुलस नेचुरल रिस्पॉन्स भी कह सकते हैं। अनकंडीशनल क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें किसी तरह की कोई कंडीशन नहीं है। एक सिंपल नेचुरल स्टिमुलस भी कह सकते हैं। भोजन आने पर, भोजन मिलने पर लार का आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। स्वाभाविक
प्रतिक्रिया स्वाभाविक प्रतिक्रिया कुत्ते के द्वारा दी जानी है। सेकेंड स्टेप क्या है? कंडीशनल स्टिमुलस है। कंडीशनल स्टिमुलस कंडीशन क्या है? घंटी है जिसको जोड़ दिया गया है, किसके साथ? अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ, भोजन के साथ जोड़ दिया गया है। अगर घंटी नहीं बजती, सिर्फ भोजन मिलता है तो कुत्ता लार देता है। अगर घंटी बजती है, शुरू में घंटी का कोई प्रभाव नहीं है क्योंकि उसको इससे कुछ मतलब नहीं है, पर कुछ देर बाद जब उसको लगता है कि घंटी का भोजन के आने का सूचक है, संबंध है, तो यहाँ कंडीशन जोड़ दी गई है अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ, तब भी वो लार देता है। अब तीसरा स्टेप क्या है? तीसरे स्टेप में कंडीशनल स्टिमुलस, ये जो है यही कंडीशनल स्टिमुलस है, घंटी, केवल घंटी बजी है तब भी उसने सेम रिस्पॉन्स किया है। यही सारे जो एक्सपेरिमेंट है उसका निचोड़ है। अगर ये बात हमें क्लियर हो जाती है तो सारी जितनी बातें अभी तक कही हैं वो सब हमें क्लियर हैं। अगर ये बात क्लियर नहीं होती तो सब मतलब कंडीशन के बारे में 2 लाइनें भी नहीं लिख पाएंगे। सारा जो निचोड़ है वो इसी बात को डिक्लेयर करता है कि कौन सी 2 उत्तेजनाएं, ये 2 उत्तेजनाएं जिनको एक साथ जोड़ा गया है। जो घंटी है उसमें किसी तरह की कोई एबिलिटी नहीं है कि वो कुत्ते को लार देने के लिए मजबूर करे, परंतु यहाँ पर तीसरे स्टेप पर वो इतनी पावरफुल हो जाती है, शक्तिशाली हो जाती है कि कुत्ता केवल घंटी बजने पर ही लार प्रस्तुत कर देता है। इसी बात को डिक्लेयर करने के लिए वेरीफाई करने के लिए वॉटसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया। वॉटसन का बेटा था 11 महीने के आसपास का, तो उन्होंने इस बात को जांचने के लिए कि क्या ऐसा होता है, तो उन्होंने अपने बेटे को एक खरगोश खेलने के लिए दिया। खरगोश के साथ उसको खेलना बहुत अच्छा लगता था। वो उसके पर जब हाथ फेरता तो उसे बहुत अच्छा लगता। एक नेचुरल स्टिमुलस टू नेचुरल रिस्पॉन्स है। नेचुरल स्टिमुलस यहाँ पे क्या है? एक स्वाभाविक उद्दीपन क्या है? खरगोश, और उसके प्रति उसका रिस्पॉन्स क्या है? नेचुरल रिस्पॉन्स है, उसके साथ उसको खेलना अच्छा लगता है। कुछ समय बाद जब उसको खरगोश दिया जाता था तो उसके साथ एक डरावनी ध्वनि बजाई जाती थी, एक हॉरर साउंड जनरेट किया जाता था। अब यहाँ पर वो जो डरावनी ध्वनि है वो उसके साथ जोड़ दी गई है। अब शुरू में क्या था? पहले साउंड बजता है, फिर उसको खरगोश दिया जाता है। तो यहाँ पर वो सेकंड स्टेप में आते आते शुरू में नहीं डरता था, परंतु जब वो सेकंड टू थर्ड स्टेप पे आता है, केवल उसको खरगोश दिखाया गया, दिखाने भर से ही उसमें वो डर की प्रतिक्रिया शामिल हो गई कि वो ऐसी चीज़ को देखते ही डरने लग गया था। तो कहने का भाव ये है कि कोई भी 2 चीज़ें, नेचुरल जो उत्तेजनाएं हैं, जब उनको साथ साथ प्रस्तुत किया जाता है तो हम सामने वाले के साथ जैसा रिस्पॉन्स चाहते हैं वैसा ही वो रिस्पॉन्स देना शुरू कर देता है। तो वॉटसन ने भी इस बात को अपने बेटे के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखा और इस बात को माना कि अनुबंधित अनुक्रिया, कंडीशनल स्टिमुलस या कंडीशनल रिस्पॉन्स क्या है कि एक व्यक्ति को हम जैसा चाहें वैसा अनुबंधन के आधार पर सिखा सकते हैं। तो ये दोनों एक्सपेरिमेंट जब आप बुक्स में पढ़ेंगे या इस बात को सुनेंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा कि इन्होंने इसमें क्या कहने की कोशिश की है। तो नेक्स्ट, यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी जो ऑन द बिहाफ ऑफ एक्सपेरिमेंट मेन एलिमेंट्स क्या हैं और इसकी एजुकेशन इम्प्लीकेशन क्या है उसके बारे में बात करेंगे, और लास्ट में इसकी क्रिटिसिज्म क्या है उसके बारे में बात करके इस थ्योरी को कंप्लीट करेंगे। आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा।